हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडीनेटिक। मैं हूं पूजा मेहता और मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। बच्चों, क्लास 11 के अकाउंट्स पढ़ रहे हैं, जिसमें आज मैं आपको इम्पॉर्टेंट थ्योरेटिकल क्वेश्चंस बताने वाली हूं चैप्टर 4 एंड चैप्टर 5 के। देखिए, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स तो हम पढ़ ही लेते हैं, अच्छे से उसे समझने की कोशिश भी कर लेते हैं, लेकिन जो थ्योरी होती है ना, हम उसको छोड़ देते हैं, उसको पढ़ते नहीं है, सोचते हैं अरे ये क्या मतलब कि इन्हें समझ लिया हमने, बस बात खत्म। लेकिन ऐसा नहीं है। कभी कभी एग्जाम में थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं जो आपने सोचे भी नहीं होते हैं, तो ये थ्योरेटिकल क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं। इसलिए आज यहाँ पर मैं आपको चैप्टर 4 एंड चैप्टर 5 दोनों के मिलाकर थ्योरेटिकल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आई हूं। तो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक करना एंड कमेंट भी कर देना। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, डिस्कस कैश बेसिस अकाउंटिंग। कैश बेसिस अकाउंटिंग क्या होती है? कैश बेसिस अकाउंटिंग जिसमें ट्रांजैक्शन को तब रिकॉर्ड किया जाता है जब वो कैश में हुए हों। समझ रहे हैं ना आप? जब कोई ट्रांजैक्शन कैश में होता है, ऐसी स्थिति में ही उन्हें रिकॉर्ड किया जाता है, चाहे वो कैश रिसीव हुआ हो या पेड हुआ हो। जैसे हमारे पास कोई पैसा आया, ठीक है, तो वो कैश हुआ ना, और हमने कोई खर्चा किया, यदि उसमें कैश चला गया तो वो क्या होती है? कैश बेसिस अकाउंटिंग होती है। यहां पर उन चीजों को नहीं लिखा जाता है जो कैश से रिलेटेड नहीं है, जैसे आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड एक्सपेंसेस या इनकम रिसीव्ड इन एडवांस या एक्रूड इनकम इज नॉट कंसीडर। तो कैश बेसिस अकाउंटिंग यह बताती है हमको कि वह सारे ट्रांजैक्शन जो कैश में हुए हैं, चाहे वो पेड हो या इनकम हो, उसे ही लिखा जाता है। तो ये क्या होती है? कैश बेसिस अकाउंटिंग होती है। क्लियर? सेकंड क्वेश्चन क्या है, एक्रूरल बेसिस अकाउंटिंग। एक्रूरल बेसिस अकाउंटिंग क्या होती है? इस अकाउंटिंग के अंदर जितनी भी इनकम या एक्सपेंसेस, ठीक है ना, इनकम या एक्सपेंसेस जो अर्न हुए हैं या एक्रूड हैं, उनको लिखा जाता है, चाहे वो हमारे पास पैसा उनका आया हो चाहे नहीं आया हो। जैसे हमने उधार सेल किया और उस सेल का हमें पैसा अभी नहीं रिसीव हुआ है, बाद में रिसीव होगा, या कोई हमने एक्सपेंस किया, ठीक है, या हमने कोई एक्सपेंस किया, उसका हमने अभी तक पेमेंट नहीं किया है, पर उनको भी रिकॉर्ड किया जाएगा। एक्रूरल बेसिस अकाउंटिंग हमें ये बताती है, चाहे कोई भी खर्चा हो या कोई भी इनकम हो, चाहे उस समय उसका कैश के रूप में हमारे पास पैसा आया हो या नहीं आया हो, उसे हमें नोट करना ही है। इसमें अब वो सारी चीजें इंक्लूड होती हैं, जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड इनकम, जो हमने कैश बेसिस अकाउंटिंग में छोड़ दी थी, वो सब यहाँ पर इंक्लूड होती है। एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि जैसे हमने जो रेंट है मंथ ऑफ मार्च 2021 का पेड नहीं किया, पर फिर भी उसे एज एक्सपेंसेस रिकॉर्ड किया जाएगा, क्योंकि भैया वो पेड करना था, हमें ड्यू है वो, पर वो बाद में तो पेड होगा ही ना, तो उसे भी हमें रिकॉर्ड करना है। तो वो एक्रूरल बेसिस अकाउंटिंग होती है। डिफरेंस समझ गए ना आप? कैश बेसिस अकाउंटिंग और एक्रूरल बेसिस अकाउंटिंग में जो ट्रांजेक्शन कैश से रिलेटेड होते हैं वो कैश बेसिस अकाउंटिंग में लिखते हैं, और जो बाद में मिलना है या बाद में हमारे पास आना है, उन्हें एक्रूरल बेसिस अकाउंटिंग में लिखते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज है। अब हमें एडवांटेज बताओ, क्या एडवांटेज है कैश बेसिस अकाउंटिंग एंड एक्रूरल बेसिस अकाउंटिंग का? तो सबसे पहला क्या एडवांटेज है इसका? ये सिंपल होती है। जो कैश बेसिस अकाउंटिंग होती है वो बिल्कुल सिंपल होती है, वो किसी भी तरह के एडजस्टमेंट की जरूरत इसमें नहीं होती है, ठीक है। ये मोर ऑब्जेक्टिव होती है और बहुत कम जजमेंट और एस्टिमेट्स के साथ ये हो जाती है। मतलब हमें ज्यादा सोचना नहीं पड़ता, हमारे हाथ में पैसा आया है मतलब वो अकाउंटिंग हो गई, हमने पैसा दिया है तो मतलब वो अकाउंटिंग हो गई, ज्यादा उसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन जो एक्रूरल बेसिस अकाउंटिंग होती है, अब जो ये एक्रूरल बेसिस अकाउंटिंग होती है, ठीक है ना, एक्रूरल बेसिस अकाउंटिंग होती है, ये क्या करती है? प्रॉफिट एंड लॉस का सही व्यू देती है, फेयर व्यू देती है। क्योंकि देखो, यदि आपने कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शन ही लिखे और जो कैश में नहीं हुए हैं उन्हें छोड़ दिया, तो क्या होगा ना कि बाद में तो कैश आएगा या बाद में तो कैश का पेमेंट होगा, तो फिर वो छूट जाएंगे। तो फाइनेंशियल पोजीशन सही जानने के लिए एक्रूरल बेसिस अकाउंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। नेक्स्ट होती है, ये कंप्लीट पिक्चर प्रोवाइड करती है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की। इसमें सारे प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग, अनअर्न्ड इनकम और
जितनी भी एसेट्स एंड लाइबिलिटीज है सबको लिखा जाता है, इसलिए एक्रूरल बेसिस अकाउंटिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। क्लियर। नेक्स्ट है क्वेश्चन, राइट द डिसएडवांटेज ऑफ कैश बेसिस अकाउंटिंग एंड एक्रूरल बेसिस अकाउंटिंग। जैसे हर चीज के एडवांटेज है उसी तरह हर चीज के डिसएडवांटेज भी होते हैं। ठीक है, तो डिसएडवांटेज क्या है कि ये हमें कंप्लीट फेयर व्यू नहीं देती है, जैसा कि अभी हमने देखा ही था, और जिससे हमें फाइनेंशियल पोजीशन भी पता नहीं चलती। ये मैचिंग प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करती। हमने मैचिंग प्रिंसिपल पढ़ा है, क्या होता है जितना पैसा आया है क्या उसके एवज में उतना खर्चा हुआ है, तो ये मैचिंग प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करती है। डिसएडवांटेज क्या है एक्रूरल बेसिस अकाउंटिंग का, यह अकाउंटिंग प्रोसेस बहुत ज्यादा एलोबरेटेड है। तो क्या होता है ना, इससे हमें कभी कभी बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ जाता है, और ये साथ ही साथ बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है कैश बेसिस अकाउंटिंग के एवज में, क्योंकि इसके लिए बहुत सारी स्किल्स की जरूरत होती है, हर कोई व्यक्ति नहीं कर सकता है इसको। तो ये इसका क्या है, एक डिसएडवांटेज है। अब एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है इसको समझाओ। अकाउंटिंग इक्वेशन ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट पर बेस होती है। मतलब क्या होता है, ये बताती है कि हर ट्रांजेक्शन के दो एस्पेक्ट होते हैं। दो एस्पेक्ट कौन कौन से, डेबिट एंड क्रेडिट। तो ये क्या करती है, दोनों एस्पेक्ट को ध्यान में रखती है और दोनों ही अमाउंट इसके अकॉर्डिंग बराबर आने चाहिए। इसे बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन और बैलेंस शीट इक्वेशन भी कहा जाता है, ये तो हमको पता ही है। इसमें क्या होता है, जो टोटल एसेट्स है और टोटल लाइबिलिटी है वो बराबर होती है, और साथ ही साथ शेयर होल्डर की इक्विटी है वो भी बराबर होती है। तो यहाँ पर क्या होता है ना, इससे होता क्या है, एसेट्स और लाइबिलिटी जब बराबर हो जाती है, क्योंकि अभी तो आप रिवीजन कर रहे हैं, आप पढ़ चुके हैं, इससे ये होता है कि हमारा जो बैलेंस शीट है वो मैच हो जाती है। ठीक है ना, जैसे यहाँ पे देखिए फॉर्मूला दिए हुए हैं, लाइबिलिटी इक्वल एसेट्स माइनस कैपिटल, या एसेट्स इक्वल लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, और कैपिटल इक्वल एसेट्स माइनस लाइबिलिटी। तो ये सब क्या है, इसके कॉन्सेप्ट हैं। ये तो एक फॉर्मूले हैं, आप अकाउंटिंग इक्वेशन कर चुके हैं तो आपके लिए दिक्कत वाली बात नहीं होगी। नेक्स्ट है व्हाट इज ओनर्स इक्विटी। ओनर की इक्विटी क्या होती है, गिव द इक्वेशन फॉर कैलकुलेशन ओनर्स इक्विटी, और एग्जाम्पल भी देना है। तो देखो, ओनर्स इक्विटी मीन्स द बैलेंस स्टैंडिंग टू बी क्रेडिट ऑफ कैपिटल अकाउंट और द एंटरप्राइजेज। ये क्या होती है ना, जो बैलेंस होता है, जो ओनर इक्विटी लगाता है, जो ओनर पैसा लगाता है, उसका बैलेंस होता है। इससे हमें कैपिटल की इन्वेस्टमेंट पता चल जाती है, और साथ ही साथ हम इसमें क्या करते हैं, एक्सपेंसेस जो होते हैं बिजनेस के उसे माइनस कर देते हैं। इसे हम अच्छे तरीके से समझेंगे इस फॉर्मूले के थ्रू। ओनर्स इक्विटी होती है ना, उसका ये फॉर्मूला होता है। देखिए, ओनर्स इक्विटी और कैपिटल का एसेट्स माइनस लाइबिलिटी। अब इसे हम पुट करके देखते हैं। जैसे बिजनेस स्टार्ट किया, गुड्स है 4500, कैपिटल है 2000 और क्रेडिटर्स है 2500। अब फॉर्मूला जब हमने पुट किया तो 4500 एसेट्स है, देखिए एसेट्स थी ना 4500, और 2500 क्या है, इसके क्रेडिटर्स हैं, लाइबिलिटी हैं। तो जब हम 4500 में से 2500 माइनस करेंगे तो हमारा क्या निकल आएगा, 2000 हमारी ओनर्स की इक्विटी निकल आएगी, जो यहाँ पर दी हुई है कैपिटल या ओनर्स इक्विटी। क्लियर हुआ ना। इसका एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे उसी एग्जांपल को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। सैलरी पेड करी, तो सैलरी पेड करी तो भैया सैलरी क्या करेंगे, जो 2000 की हमारी कैपिटल थी उसमें से 800 रुपए माइनस कर देंगे, तो हमारी क्या आ जाएगी, 1200 रुपए कैपिटल आ जाएगी। ओनर्स की क्या आ जाएगी, हमारी इक्विटी आ जाएगी। क्लियर हुआ, ठीक है मैडम। नेक्स्ट है राइट द एडजस्टमेंट ट्रांजेक्शन ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन। कौन कौन से एडजस्टमेंट ट्रांजेक्शन किए जाते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन में, ये बताना है। देखो, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आर दोज एक्सपेंसेस विच हैज बीन इनकर्ड बट नॉट पेड, इट इज डिडक्टेड फ्रॉम कैपिटल। वह खर्चे जो हुए हैं लेकिन उन्हें अभी तक हमने पेड नहीं किया है, तो वो क्या कहलाते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कहलाते हैं। सेकंड क्या है, प्रीपेड एक्सपेंसेस, वह खर्चे जिन्हें पेड कर दिया गया एडवांस में लेकिन वो ड्यू नहीं थे, हमने एडवांस में पेड कर दिया। जैसे हमारे घर की मेड है, उसने बोला हमें सैलरी दे दो भैया, अभी हमें जरूरत है, तो हमने उसे एडवांस में पेड कर दिया, तो वो क्या होते हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस होते हैं, और जिन्हें कैश में से डिडक्ट कर दिया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है एक्रूड इनकम, इज दैट इनकम दैट हैज बीन अर्न बट नॉट रिसीव्ड ड्यूरिंग द करंट अकाउंटिंग पीरियड। मतलब ऐसी इनकम जो हमें रिसीव्ड होनी थी लेकिन हुई नहीं है। जैसे हमने हमारा कोई घर का कमरा किराए पे दे रखा है, उसने बोला कि हम अभी नहीं देंगे उसका किराया, अगले महीने देंगे, तो होनी तो हमें इस महीने थी लेकिन क्या हुई नहीं,
तो वो क्या होगी, कैपिटल में से ऐड हो जाएगी। क्लियर। नेक्स्ट है अनअर्न्ड इनकम या इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, दैट इनकम विच हैज बीन रिसीव्ड बट नॉट अर्न ड्यूरिंग द करेंट अकाउंटिंग पीरियड इज एड इन कैश। ये भी इसी तरह की इनकम होती है कि जो हमारे को अभी तक अर्न नहीं हुई है। तो ये क्या है, ये क्वेश्चंस चैप्टर 4 एंड 5 के इंपॉर्टेंट थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इन्हें अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, आगे नेक्स्ट वीडियो में और भी क्वेश्चंस लेकर आऊंगी। थैंक यू।